ओके, ठीक है। तो जीओ एफ डिफाइंड है जब बाद में जो भी फंक्शन एफ लिखा हुआ उसकी रेंज पहले वाले फंक्शन की डोमेन के सबसेट हो जाए, ठीक। ऐसे ही जीओ एफ की अगर हम बात करें, एफ ओ जी के लिए हम बात करें अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा, इज डिफाइंड व्हेन, बाद में फंक्शन जी है ना इस बार, तो रेंज ऑफ जी मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर जीओ एफ फंक्शन फाइंड करें, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, आई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन, सेम आइडेंटिटी फंक्शन अगर आते हैं, देन एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे ऐसी कंडीशन होने पर, ठीक है। तो अब चलो, ये तो हमें पता लग गया कि ये इनवर्स फंक्शंस होंगे। इनवर्स फंक्शंस का कंसेप्ट हमें मालूम भी है क्या होता है, कि अगर कोई फंक्शन एफ दे रखा है और उसको हम कोई दूसरे फंक्शन में चेंज कर पाए, जिनको अगर हम कंपोजिट करें तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अब यहाँ से ये भी एक मीनिंग होगी, अभी तक इनवर्स फंक्शन क्या होता था कि हम वेरिएबल्स इंटरचेंज कर देते थे। अगर एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म एक्स की वैल्यू हम वाई के टर्म में फाइंड आउट करते थे, तो वो इनवर्स फंक्शन बन जाता था, और वाई की वैल्यू जो होती थी वो उस वाई वाले फंक्शन के लिए डोमेन बन जाती थी, जो एक्चुअल फंक्शन के लिए रेंज की तरह वर्क करती थी, राइट। वो फाइंड करने का तरीका था, तो फाइंड अभी भी वैसे ही करेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ से एक और चीज पता लग गई कि अगर हमें एक फंक्शन एफ फाइंड आउट किया, दूसरा फंक्शन हमने जी फाइंड आउट किया, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, करेक्ट। या उल्टा कह लो कि अगर कोई फंक्शन हमने एफ फाइंड आउट किया और एक फंक्शन हमने इनवर्स फाइंड आउट किया, ठीक, अब ये दोनों फंक्शन को अगर कंपोजिट कर दिया जाए आपस में, तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर कंपोजिशन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, करेक्ट। ये है चीज, ठीक। अब हम आते हैं इस बात पे कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कब, ठीक है ना। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो एफ, तो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम उस चीज पे आते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स, सिंपल सी बात है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अब एक ही फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे एक ही फंक्शन की बात हो रही है। अब दो फंक्शन नहीं है, कंपोजिशन में तो दो फंक्शंस होते हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन, जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, ये हमने लेट किया है यहाँ पे, ठीक। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये तो पता लग गया कि अगर इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो वो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा जिसका कंपोजिशन उसी फंक्शन के साथ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, ठीक। और याद करो, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता था वो कैसा फंक्शन होता था एक्चुअल में। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जो वन वन भी होता है और जो ऑन टू भी होता है, ठीक है। वन वन क्यों, क्योंकि सिंगल प्री इमेज तो सिंगल ही इमेज मिलेगी उसकी, और सभी इमेजेस की एक प्री इमेज भी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इनवर्स फंक्शन जो होगा उसके लिए, इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन इनवर्स एफ इनवर्स exists only if fx is 1 1 and 1 2, ठीक है। कोई भी फंक्शन f हो या कोई भी फंक्शन gx हो, तो उनका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब fx का अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, इट मीन
एफ एक्स मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो वन वन साथ साथ ऑन टू, मतलब वन वन भी होना चाहिए उसे और उसे ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन और ऑन टू अगर दोनों एक साथ वो है तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कैसा फंक्शन है वो, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स मस्ट बी कैसा, बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे हम बाइजेक्टिव वर्ड लिख देंगे, एफ एक्स मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होना जरूरी है, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, अगर वो केवल वन वन है और ऑन टू नहीं है तो इनवर्स नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। वो ऑन टू है और वन वन नहीं है तो भी इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है, दोनों होना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ हो जिसका जो अपनी पूरी डोमेन के लिए डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट डोमेन के लिए वन वन नहीं है, ठीक है, डोमेन के कुछ पोर्शन के लिए वो वन वन है, ठीक है, और उतने ही पोर्शन के लिए वो ऑन टू भी है, मतलब किसी पर्टिकुलर डोमेन के इंटरवल के लिए वो कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो उतने इंटरवल के लिए हम उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं इनमें बाइजेक्टिव मतलब इनवर्स के लिए, ठीक है। ये हम तब यूज करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इसी वजह से इनवर्स बता रहा हूँ अभी मैं। क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सोचो आप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन क्या होती है, एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। लेकिन रेंज तो उसकी -1 से 1 ही होती है ना, ठीक है। इसका मतलब वो ऑन टू हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा ना, वो वन वन है, ध्यान से देखो वन वन भी नहीं है वो और ऑन टू भी नहीं है, ठीक। वन वन क्यों नहीं है सोचो, साइन थीटा है, ठीक है, साइन एक्स है, एक्स की जगह जीरो रखो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, ठीक। अब हमने एक्स को चेंज किया और 360 डिग्री रख दिया या फिर 2 पाई रख दिया, ठीक। अब कितना हो जाएगा, फिर से साइन जीरो, फिर से वैल्यू जीरो आ गई। मतलब दो प्री इमेजेस की एक ही तो इमेज मिल रही है हमको, तो ये वन वन नहीं हुआ ना, अब कैसा हुआ, मैनी वन हुआ, ठीक। मतलब ये वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो नाम ही फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर जाए, तो वो अपने इंटरवल के कुछ सॉरी अपने डोमेन के कुछ इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो जब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे तब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से, तो आप समझ भी जाएंगे, अभी केवल हिंट दी है मैंने, ठीक है। तो बाइजेक्टिव हम मतलब जरूरी नहीं कि कंप्लीट डोमेन, अगर हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस भी डोमेन के इंटरवल के लिए फाइंड करें एटलीस्ट उतनी डोमेन के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इफ एफ एक्स इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन इट्स इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जिस्टेंस के लिए हमें जरूर ध्यान रखना होगा, इनवर्स एग्जिस्टेंस के लिए मतलब वो वन वन और ऑन टू दोनों ही होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक। ये तो हो गई इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे ये मैंने लिख ही दिया कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए तो हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, आएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ एनी फंक्शन एफ इज गिवन देन वी कैन चेक वेदर गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो वन वन का चेक करने का जो मेथड है, सिंपली यूज दैट मेथड विच इज x1 और x2 लेट करने वाला मेथड, ठीक है। सिंपली उसको यूज कीजिएगा, ठीक। ऑन टू के लिए आपको मैंने लेट करने वाला तरीका बता रखा था, जिससे हम y लेट करते हैं, फिर x के टर्म्स में y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन अगेन हम रिप्लेस कर देते हैं उसे, करेक्ट, ठीक है। देखो मैं केवल तुम्हें ऑन टू समझा रहा हूँ, इनवर्स फाइंड करने वाले स्टेप, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चन है ये, 2x-3, ठीक है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये वन वन भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, ठीक है, ये हमेशा वन वन और ऑन टू बोथ होगा।
तो अब हमें इसके इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्यों फाइंड एफ इनवर्स। ठीक, तो मैं केवल एफ इनवर्स का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, वन वन और ऑन टू आप जानते हैं, वो आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए एफ इनवर्स के लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। एफ इनवर्स तो आ ही जाएगा, बट मैं ऑन टू की कंडीशन आपको समझा रहा हूँ केवल, या छोड़िए ऑन टू की कंडीशन नहीं, ये चीज बता रहा हूँ आपको कि ये आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है, कंपोजिशन वो समझा रहा हूँ। देखो लेट y बराबर एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है 2x माइनस थ्री, करेक्ट, ये वैल्यू होगी, और 2x बराबर y प्लस थ्री, और x इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री होल अपॉन टू, ये वैल्यू आ गई, यही है एफ इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख दिया हमने एफ इनवर्स इज गिवन बाय, ये हो गया ना। ठीक, याद रखिएगा इनवर्स फंक्शन x के ही टर्म में पूछा जाता है, तो एफ इनवर्स की वैल्यू फिर वापस y को x से रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया x प्लस थ्री होल अपॉन टू, ये फंक्शन आ गया है इनवर्स फंक्शन। ठीक, अब हमें देखना है कि इसका एफ इनवर्स का कंपोजिशन एफ के साथ क्या आ रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन को हम जी मान लेते हैं, तो अब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे। इसको हमने लेट क्या कर लिया, जी फंक्शन लेट कर लिया। ठीक है, नाउ एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, मीन्स एफ ऑफ, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस थ्री बाई टू। ठीक है, एफ दिस वेरिएबल एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स देखो क्या डिफाइन किया हुआ था, जो भी वेरिएबल लिखा है उसमें पहले दो से मल्टीप्लाई करो, तो जो वेरिएबल लिखा है उसमें पहले दो से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय टू सब्ट्रैक्ट थ्री, थ्री को फिर माइनस थ्री कर दो, करेक्ट, ये हो गया माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, टू से टू रिड्यूस, एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, मीन्स केवल एक्स आ गया, राइट। अब एक्स क्या है, ध्यान से देखो, एक्स एक फंक्शन है, राइट, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। कैसे पता आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद होना चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स, मतलब अगर कोई फंक्शन हम सॉल्व करें वो खुद x के बराबर आ जाए तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। डिफाइंड डेफिनेशन इसकी यही होती है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन ही उसकी रेंज हो। ठीक, तो ये वही फंक्शन आ गया, डोमेन की जो वैल्यू होगी वही सेम रेंज की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए कंपोजिशन, इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन उस ओरिजिनल फंक्शन के साथ हमने किया और हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। ठीक, या एफ इनवर्स का कंपोजिशन एफ के साथ करें तब भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन ही मिल जाएगा। मतलब मैंने अभी अभी तो मैंने जियो एफ ओ जी फाइंड आउट किया है ना, जियो एफ चेक करके देख लो, जियो एफ चेक करके देख लो, वो भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। इसी में चेक कर लेते हैं उसे भी। ठीक, तो जियो एफ के लिए क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो जी फंक्शन एफ एक्स, करेक्ट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जी फंक्शन और एफ एक्स क्या डिफाइन है, टू एक्स माइनस थ्री डिफाइन है, बट अब जी क्या डिफाइंड है, जी डिफाइंड है जो भी फंक्शन लिखा है, जो जी फंक्शन है, जो भी वेरिएबल जी एक्स है ना, ये तो जी एक्स है ये तो जो भी वेरिएबल होगा उसमें पहले थ्री ऐड करो फिर टू से डिवाइड कर दो। तो जो भी वेरिएबल लिखा था उसमें पहले थ्री ऐड किया और देन टू डिवाइड कर दिया। अब देखो थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक्स आ गया। मतलब कंपोजिशन चाहे इनवर्स फंक्शन का खुद के साथ करो, चाहे उस ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी फंक्शन, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा। कंपोजिशन किस तरह से चेक करना है वो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी फंक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, सॉरी इनवर्स फंक्शन के लिए, कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ द गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, बाइजेक्टिव होना जरूरी है उसे, बाइजेक्टिव होने के बाद में अगर मान लीजिए वन मार्क का क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि एफ इज गिवन, ठीक है, एंड डू फाइंड अ फंक्शन जी सच दैट
एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई, ये गिवन होगा ये स्टेटमेंट, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन या फिर इज इक्वल्स टू आई। तो आई का मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए क्या, आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है वो। अब पूछा क्या है उसने, जी एक्स, इस तरह से फाइंड करो, जो इनवर्स आता है वही जी एक्स हो जाता है। या जी गिवन होगा एफ पूछेगा तो सेम इसी तरह से रिवर्स। क्लियर हुई बात। तो ये हम चेक कर लेते हैं, और ये इस तरह का क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो ये स्टेप है इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की, और कंपोजिशन केवल हमने वेरीफाई करने के लिए चेक किया, अदरवाइज जरूरी नहीं था कि हम इसे चेक करें। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स वाला टॉपिक, इनवर्स फंक्शन विद कंपोजिशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा, बट हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्योंकि जानना जरूरी है, तो उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, केवल वो इसलिए कि आपको टॉपिक की बारे में पता लग जाए, टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए बस। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया इनवर्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं एक एग्जांपल और बताने वाला हूँ कि कोई फंक्शन एफ अगर गिवन हो तो उसका इनवर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन का एग्जांपल लूंगा मैं। अगर किसी को डाउट है तो अभी एक बार मुझे बताइए, अदरवाइज मैं इसे इरेज कर रहा हूँ फिर। किसी को है कोई प्रॉब्लम इसमें? नो? ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन होती है ना, उसके लिए हम कैसे इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करें, वो केवल इसलिए बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव पर्पज से, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है। पहले इंक्लूडेड थे बट लास्ट ईयर उसे एलिमिनेट कर दिया गया सिलेबस में से, तो अभी श्योरिटी भी नहीं है कि इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, बट आप जान लो सिंपल सा मेथड है एकदम इजी। ओके, हमें एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसके लिए हम फंक्शन सॉल्व करेंगे। चलो हमें खुद से एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एफ एक्स ये गिवन है, मान लेते हैं 3x² प्लस 5x, इस तरह का कुछ हमें फंक्शन एक गिवन है। ठीक है, ये हमें कोई फंक्शन गिवन है। ठीक, रियल नंबर इसकी डोमेन है, और रियल नंबर का ही कोई सबसेट इसकी रेंज होगी। ठीक, अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। हाँ अब देखो, एक वही वाली बात, हो सकता है ये ऑन टू सभी वैल्यूज के लिए ना हो, लेकिन ये जितनी वैल्यूज के लिए ऑन टू होगा, फिर हम उतनी जो भी इनवर्स फाइंड आउट किया जाएगा ना, वो उतनी ही वैल्यूज के लिए आएगा। समझ में आ रही बात, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि रेंज इन रियल नंबर का सबसेट जो होगी, तो वहीं तक फंक्शन क्या माना जाएगा, म्यूट रखो सभी, वहीं तक फंक्शन माना जाएगा कैसा, वन वन एंड ऑन टू, और जहां तक वो बाइजेक्टिव होगा हम इनवर्स भी वहीं तक फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अब इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो केवल इनवर्स बता रहा हूँ, वन वन और ऑन टू आप खुद जानते हैं कैसे चेक करना है। ठीक है, वन वन तो सभी को याद है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, वन वन कैसे चेक करेंगे, x1 और x2 वाला जो हमारा मेथड है। ठीक, ऑन टू भी सभी को याद है, वाई लेट करते हैं जो, ऑन टू तो हम एक्चुअली सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलो ऑन टू में एक बार फिर से रिवाइज ही करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऑन टू के लिए तो हमने लेट क्या किया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक,
इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमें इस तरह से फंक्शन गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो हमें क्या करना होता है, ऑन टू के लिए हमें y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करनी होती है, सॉरी x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करनी होती है। मगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दो दो टर्म x के आ रहे हैं, तो हम इसको इजीली रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा केस बन जाएगा तो हम हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। एक बार इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब हमारी क्लास होती थी स्कूल में, तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर किसी को याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी याद आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड को करने वाले हैं यूज। ठीक, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3। करेक्ट। जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो हमारी ये स्टेप आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, x² माइनस, अब जो मिडिल टर्म होता है ये x का मल्टीपल वाला, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 5/6x प्लस 2/3। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कहीं तुम फिर से इसे रिड्यूस कर दो, ये 2ab बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। a² ये मिल गया, ठीक है, 2ab ये मिल चुका है, तो अब b की वैल्यू होगी 5/6, तो इसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने 5/6 का स्क्वायर ऐड किया और वो ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम। करेक्ट। ये टर्म और ये टर्म तीन मिल गए जिन पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, 1 2 और 3। ये तुम्हें डॉट लगाने नहीं है, तुम्हें बहुत लोगों को समझ में आ गया, जिनको नहीं आया बस उनको बता रहा हूँ कि ये तीन टर्म को देखो ध्यान से, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, केवल इसलिए किया है इसमें। 3 ब्रैकेट क्या बन गया, ये x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। करेक्ट। बचा क्या, 2/3 और दिस, तो प्लस 2/3 माइनस 5/6 का स्क्वायर 25/36, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद मिल गई है। तो y बराबर कितना, 3 ब्रैकेट में x माइनस 5/6 होल स्क्वायर और प्लस एलसीएम आ गया है 36, तो 24 माइनस 25। करेक्ट, मतलब -1/6 अभी भी यहाँ रिमेन रह जाएगा। y बराबर 3 ब्रैकेट में, और ये 3 अब यहाँ पे डिवाइड कर दो आप, y/3 बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/6। ये 1/6 को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो y/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास x माइनस 5/6 बराबर y। तो अब देखो एलसीएम अगर लें तो 2y बन जाएगा, 2y प्लस 1 होल अपॉन 6, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। करेक्ट, और देन ये 5/6 वैल्यू इसमें ऐड भी हो जाएगी जाके। ठीक है ना, ये वैल्यू मिल चुकी है, प्लस ये 1 जो 6 है वो ऐड भी करना होगा हमको। तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं 5/6 को और इधर ट्रांसपोज करते हैं। ये वैल्यू हमें x की मिल गई है। एक्चुअली हमने इनवर्स फंक्शन कर लिया है फाइंड आउट। ठीक है, एक्चुअली हमने इनवर्स फंक्शन कर लिया है फाइंड आउट। ठीक, अभी हमें क्या करना है, ऑन टू चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो हमने इनवर्स फंक्शन तो कर लिया एक्चुअली फाइंड, अभी हमें fx फाइंड करना था फिर से, x की जगह वेरिएबल, ये वेरिएबल। ठीक है, अब ये किस तरह से डिफाइंड हो रहा है, f फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3 के साथ स्क्वायर करो, तो 3 मल्टीप्लाई करके पूरे वेरिएबल का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर होगा, -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस 5/6 और प्लस में 2। अब इस कैलकुलेशन को केवल सॉल्व करना है आपको। 3 जब आप स्क्वायर करेंगे तो पूरे के नीचे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा केवल 32y प्लस 1/6 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 25/36 आ जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 इंटू अंडर रूट 2y प्लस 1/6 इंटू 5/6। ठीक है, ये 2ab हो गया। मल्टीप्लाई तो 5 इंटू अंडर रूट 2y प्लस 1/6 और 5 इंटू दिस तो -25/6 प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू बच रही है वो देखो। 2 इंटू ये, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन में 3 से 6 रिड्यूस तो 2 बचेगा केवल, यहाँ 3 से रिड्यूस तो 12 बच जाएगा यहाँ, प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन में ये 6 कैंसिल तो 5 इंटू रूट 2y प्लस 1/6 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 2y प्लस 1/6 आ जाएगा, माइनस 25/6 प्लस 2। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, और यहाँ 25/12 बच रहा है, ये बच रहा है 25/6। ठीक, तो हम 2y प्लस 1/2 प्लस 25/12 और 25/6 को रिड्यूस कर देते हैं आपस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम हो गया 12 तो 25 माइनस 50 प्लस 2, -5/12 बच गया। ठीक है ना, तो 2y प्लस 1/2 माइनस 5/12 25/12 प्लस 2। अब हमें एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा जो कि, तो कितना आ जाएगा यहाँ 6 से ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई, तो 12y प्लस 6 माइनस 25 प्लस 12 टू 24। ठीक है, कितना बच गया देखो, 24 और 6 30 माइनस 25 5 आ गया। यहाँ कुछ एक कहीं ना कहीं स्टेप पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार हमें रीचेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि गलती की वजह से ये मैच नहीं कर रहा, नहीं तो क्या होना था, कांस्टेंट टर्म पूरा रिड्यूस हो जाना चाहिए था और 12y अपॉन में 12 तो केवल y आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इस वजह से ये मैच नहीं कर रहा। एक बार रीचेक करते हैं हमारी स्टेप्स को हम। ठीक है, तो ये वैल्यू 3 कॉमन लिया हमने, 5/3 और 2/3 करेक्ट है, 3 कॉमन ही है, एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 5/6 बन गया, स्क्वायर किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गए x माइनस 5/6 होल स्क्वायर करेक्ट, 2/3 माइनस दिस 25/36 करेक्ट, 3x माइनस 5/6 होल स्क्वायर और 24 माइनस 25 अपॉन 36 -1/36 बच जाएगा, ये स्टेप भी सही है। और ये जो 3 था वो हमने डिवाइड कर दिया इधर, प्लस 1/6 हो गया, फिर रूट आ जाएगा, रूट भी आ गया और ये 5/6 ऐड हो जाएगा। स्टेप तो सही लिखी हुई है। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि ये फंक्शन में कोई मिस्टेक हो, जो गिवन फंक्शन है। देखो मेथड मैंने जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट y आएगा रिड्यूस होने के बाद में। ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन हमने लिख दिया है ना, ये डिफाइन ना हो पा रहा हो एग्जैक्टली, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चेंज आए कुछ भी। ठीक है ना, कभी भी नहीं हो सकता वो। 3x² माइनस 5 प्लस 2, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आनी नहीं चाहिए थी हमारे पास। क्योंकि देखो सारे
टर्म्स ऐसे रिड्यूस होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप एक बार इसको चेक जरूर कर लेना कि अगर कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है, तभी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, अदरवाइज कॉन्स्टेंट टर्म सारे रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपने जितने क्वेश्चन किए भी होंगे ना वन वन और ऑन टू चेक करने वाले, तो हमेशा ये जो हम फाइंड आउट करते हैं एक्स की वैल्यू, फिर वापस जब एफ में रखते हैं तो रिप्लेस होने के बाद ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद हमेशा कैसा वैल्यू आती है यहाँ पे, केवल वाई आती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो वाई के इक्वल नहीं आएगा तो फिर ऑन टू प्रूव नहीं हो पाएगा और वो बाइजेक्टिव बन नहीं पाएगा। तो अब लेट से ये वाई आया, मान लेते हैं एक बार हम, मतलब ये ऑन टू प्रूव हो गया, और वन वन तो पहले से ही हमने इसको प्रूव कर लेंगे। तो वन वन हो चुका, ऑन टू की ये स्टेप्स हैं। अब लास्ट स्टेप क्या बचती है, इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो आपने यहाँ से लिखा है ना वाई से लेके यहाँ तक, यही एक्चुअली क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। हालांकि अभी यहाँ पे y लिखा हुआ है, आप इसको y को वापस x से रिप्लेस कर देंगे, इट विल बी एफ इनवर्स एक्स, मतलब ये इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा या हो चुका है एक्चुअली। तो लास्ट में हम केवल रिजल्ट ही लिख देते हैं कि एफ इनवर्स इज गिवन बाय दिस फंक्शन। तो ये हमारा तरीका है इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट कर लोगे, कैसा भी फंक्शन गिवन अगर हो तो। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज जरूर से करके देख लेना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करके देखना, बट तीन चार क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देख लेना ताकि डाउट ना रहे आपको। कोई मिस्टेक होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछ भी दीजिएगा कि क्या गलती की होगी, वो मैं देख लूंगा। और आप तो अभी भी सभी स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेशन करने के बाद चेक नहीं करवा रहे हो, कुछ ने अभी तक करवाई है तो उनमें कुछ में मिस्टेक आई भी है। ठीक है, तो जिन जो एक बार एटलीस्ट ये जरूर आप वेरीफाई तो करो कि सही किया है या नहीं किया है। हाँ, या फिर आप दूसरा तरीका है कि जब वो स्टेप्स करते हो तो फिर बुक से देख लिया करो कि सेम तरीके से मेथड तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं लिखा है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत जरूरी है रिलेशन और फंक्शन दोनों ही टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है आज का। किसी को कोई डाउट अभी पूछना है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है? सेकंड क्लास का टाइम हो गया वैसे, आपको फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई होगी आई होप। तो कोई डाउट रहता है तो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, और आप फिजिक्स की क्लास आपकी टाइम हो गया है हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए उसे, कर दीजिए इस क्लास को लेफ्ट।